नमस्कार। संस्कृत साहित्य से संबंधित अनेक नवीन प्रकाशन हाल के महीनों में मेरे पास आए हैं। उनमें से कुछ पर चर्चा आज मैं करूंगा। पंकजश्री इस नाम से डॉक्टर पंकज चांदे का अभिनंदन ग्रंथ या गौरव ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर पंकज चांदे नागपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संस्कृत के आचार्य रहे और कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में वे कुलपति रहे। उनका एक संस्कृत सेवी के रूप में तथा संस्कृत के एक अधिकारी विद्वान के रूप में समादर है। उनके लिए यह गौरव ग्रंथ कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से ही प्रकाशित किया गया। प्रधान संपादक इसके आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी हैं, जो उस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, डॉक्टर पंकज चांदे के उत्तराधिकारी, और इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति हैं। संपादन इसका प्रोफेसर नंदापुरी ने किया है, जो संस्कृत और संस्कृतेतर भाषा संकाय की अधिष्ठात्री हैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में ही, और अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासक कक्ष की कोऑर्डिनेटर या संचालक भी हैं। IQAC जो नेक की ओर से बनता है, परिश्रम से तैयार किया गया यह ग्रंथ है, लगभग 500 पृष्ठों का। जैसा स्वाभाविक है कि डॉक्टर पंकज चांदे के अवदान पर आरंभ में इसमें दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। शुभकामनाएं उनके प्रति प्रकट की गई हैं देश विदेश की गणमान्य विभूतियों के द्वारा। और उसके पश्चात सुंदर चित्रों के साथ पंकज चांदे का जीवन परिचय इसमें निबद्ध किया गया। उनके प्रकाशनों की बड़ी लंबी सूची है, उनके द्वारा किए गए संस्कृत सेवा के कार्यों की भी एक सांगोपांग सूची है। अनेक लेख उनके संबंध में इस पुस्तक के एक पहले खंड में है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण शोध पत्र इसमें प्रकाशित किए गए हैं। लगभग 50 लेख इसमें इस प्रकार के प्रकाशित हैं। इसमें कृमि भंजनम, यह वायरस दूर करने के नुस्खे जो वैदिक साहित्य में मिलते हैं उन पर लेख है। कोश वाङ्मय पर लेख है। सांख्य और योग दर्शनों के अंतर संबंध पर महत्वपूर्ण शोध लेख आचार्य कृष्णकांत शर्मा का है। डॉक्टर PG लाले का नंबर ऑफ रसास, जो बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हमारे बीच रहे हैं। ओरिएंटलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन संस्कृत स्टडीज, यह प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का लेख है। लीला एंड संस्कृत थिएटर इस शीर्षक से मेरा भी इसमें लेख है। और जैन दर्शन पर, प्राचीन आयुर्वेद पर, निघंटु पर, वैदिक साहित्य में वस्त्र प्रसाधन पर, विविध विषयों पर इसमें लेख हैं। ज्ञान विज्ञान का एक विस्तृत वातायन इसमें खोला गया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मराठी, इन भाषाओं में ये विविध लेख हैं। यह एक उपादेय संदर्भ ग्रंथ मैं समझता हूँ कि है। दूसरा एक प्रकाशन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य का है। इसी वर्ष यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। द्रव्य गुण मीमांसा में वेदांत और विज्ञान। सुद्युम्नाचार्य जी एक दुर्लभ विशिष्टता के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत रहे हैं। प्राचीन भारतीय जो शास्त्र परंपरा और दर्शन परंपरा है, उसका आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पुनराकलन
यह द्रव्य गुण पर जो दर्शन संप्रदायों में विविध स्थापनाएं हैं, उनको लेकर के न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन और जो गणित शास्त्र हमारा है, उसके साथ बौद्ध न्याय और वेदांत, इन दर्शनों में जो अवधारणाएं हैं उनका एक तात्विक विवेचन उन्होंने किया है। और कुछ आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से शब्द विज्ञान और दूरभाष, यह भी इसमें एक अध्याय है। वेदांत से विज्ञान तक की विचार मंथन की महायात्रा पर कुल मिलाकर सुधीमनाचार्य जी ने इस पुस्तक में प्रकाश डाला है। एक और बहुत रुचिकर पुस्तक मेरे पास आई है, गुजराती में है, जीवन साहित्यना अद्वैतनी ओज। जीवन साहित्य में अद्वैत का ओज, कदाचित यही हिंदी अनुवाद होगा जितनी गुजराती में समझ सकता हूँ। संस्कृतना सारस्वत विजय पंड्यानु विद्याकीय जीवन चरित्र, यह इसका उपशीर्षक है। प्रोफेसर राजवी ओझा इसकी संपादक हैं, जो आचार्य विजय पंड्या की सुयोग्य शिष्या हैं। आचार्य विजय पंड्या बहुत सम्माननीय प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनका बड़ा अवदान है। वे गहरे विचारक और समीक्षक हैं और संस्कृत साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। भास के नाटकों पर, रामायण पर बहुत ही विशिष्ट कार्य उन्होंने किया है। संपूर्ण रामायण का गुजराती अनुवाद और रामायण पर जो अंग्रेजी में साहित्य है, जर्मन भाषा में साहित्य है, उसका अनुवाद। यह एक सुयोग्य शिष्या के द्वारा विनम्र और स्नेहपूर्ण, आदरपूर्ण श्रद्धांजलि है अपने गुरु के प्रति। बहुत मधुर संस्मरण इसमें है और हम लोगों के लिए इसका उपयोग यह है कि पूरी जो अध्ययन यात्रा, शोध यात्रा, विद्या व्यासंग विजय भाई पंड्या का रहा है, उसका लेखा जोखा राजवी ओझा ने इसमें प्रस्तुत किया है। अभिराम चित्र भी इसके साथ हैं और कई सेक्शंस में, कई विभागों में संपूर्ण जीवन यात्रा, विद्या यात्रा 4 विभागों में इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। विजय भाई पंड्या के लिए शुभ संदेश के साथ उनके जीवन की मंजूषा पिटारी खोली गई है 2 विभाग में। 3 विभाग में भावेत्री प्रतिभा का विवेचन है, जिस तरह से वो रसास्वाद कराते हैं अश्वघोष की रचनाओं का, भवभूति की रचनाओं का, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का, उस पर विवेचन है। मेहनत की है राजवी ओझा ने, उनके इतने विपुल वाङ्मय को प्रतिपंक्ति पढ़ कर के फिर विवेचन उनका किया है, बहुत निचोड़ उसका प्रस्तुत कर दिया है। और उनकी कार्यत्री प्रतिभा पर भी एक पूरा सेक्शन, विभाग इसमें है। एक सर्जक के रूप में उनका आकलन किया गया है। आनन पटल वान हम, ऐसा उनकी जो रचना है उस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। मुरारी बापू ने स्वयं अपने हस्तलेख में पत्र लिख करके आशीर्वाद इस पुस्तक को, इस प्रयास को प्रदान किया है। उनका अनुग्रह विजय भाई पंड्या पर बहुत रहा है और उन्होंने जो व्याख्यान मालाएं आयोजित की हैं, उनका अनेक खंडों में विजय भाई पंड्या ने गुजराती अनुवाद करके, लिप्यंतर करवा कर उसके गुजराती अनुवाद करके प्रकाशित किया है। बहुत बड़ा कार्य यह मुरारी बापू के आशीर्वाद से उन्होंने कैलाश आश्रम जो उनका है उसके लिए किया है। यह इस प्रकार की पुस्तकें एक जो गुरु का ऋण है उससे अऋण होने के लिए एक स्वागत योग्य प्रयास कही जा सकती है। अजय कुमार मिश्र आधुनिक संस्कृत साहित्य के अध्येता हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पर उनका शोध कार्य है। आजकल का संस्कृत साहित्य उनकी पुस्तक अभी अभी छप करके आई है और आधुनिक संस्कृत साहित्य की, समकालीन साहित्य की जो समस्याएं हैं उस पर इसमें अनेक लेख हैं। औपनिवेशिक मिथक और संस्कृत, इस पर उन्होंने विवेचन किया है और संस्कृत उपन्यास की रचना धर्मिता पर इसमें लेख है।
उपन्यास परंपरा पर लेख है और संस्कृत के अनेक आधुनिक रचनाकारों पर, हर्षदेव माधव, राजेंद्र मिश्र आदि पर इसमें लेख हैं। एक और अच्छी पुस्तक आचार्य रामजी उपाध्याय पर संजय कुमार की है। यह साहित्य अकादमी के भारतीय साहित्य के निर्माता जो श्रृंखला है मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, उसके अंतर्गत प्रकाशित की गई है। आचार्य रामजी उपाध्याय संस्कृत के एक उपन्यासकार, नाटककार, भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ अध्येता और संस्कृत में विपुल शास्त्रीय वाङ्मय, वैचारिक वाङ्मय, शोध वाङ्मय की सृष्टि करने वाले विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अनेक क्षेत्रों में उनका अवदान है। नाट्यशास्त्र में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में, आधुनिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन के वे प्रवर्तक रहे हैं। उनके सारे ही पक्षों का, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र मूल्यांकन और विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। एक पुस्तक मेरे पास आई हुई है, बहुत ही पशोपेश उसको देख करके मुझे होता है। ये कादम्बरी का अनुवाद है, पवन कुमार जी के द्वारा किया गया। वो पेशे से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के व्यक्ति प्रतीत होते हैं, संस्कृतज्ञ वो नहीं हैं, और पूरी कादम्बरी का उन्होंने अनुवाद कर दिया। कोई अनुवाद भी उन्होंने भारतीय भाषा में नहीं देखा, और उन्होंने कोई डाउनलोड किया अंग्रेजी में अनुवाद किसी विद्वान का, पुराना बहुत, और उसको किसी तरह डाउनलोड करके उसको देख करके दी कादम्बरी ऑफ बाणा, ओरिएंटल ट्रांसलेशन फंड से CM रीडिंग साहब का कोई अनुवाद था, जो गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज में स्कॉलर रहे, उनको इंटरनेट पर कोई अनुवाद मिल गया, उसको पढ़ के उन्होंने पूरा अनुवाद कर डाला। बड़ी विडंबना ये है। ये कुछ हम लोगों की भी कमजोरी है संस्कृत के विद्वानों की, कि बहुत सुंदर अच्छे अनुवाद सुलभ हैं, उनकी जानकारी हिंदी जगत को नहीं है। और कोई भी कहीं से आकर के कोई अनुवाद विदेशी भाषा का देख करके और संस्कृत की कृति का पूरा अनुवाद कर देता है, और उसको कोई ऐसा प्रकाशक मिल जाता है जो बड़ी आकर्षक रूप में उसकी छपाई कर देता है, तो पढ़ा जाएगा। उसमें कितनी विसंगतियां हैं, इसको फिर कौन देखेगा। तो यह कादम्बरी का ऋषीश्वरनाथ भट्ट का बहुत अच्छा अनुवाद, बहुत पहले छपा हुआ प्रामाणिक अनुवाद है, जो आद्यंत प्रति प्रघट्टक प्रामाणिक संस्करण से प्रतिवाक्य अध्ययन करके उन्होंने किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल कितने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बड़े विद्वान हैं, उनका तो काम मील का पत्थर है जो कादम्बरी पर उन्होंने काम किया है। कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन में उन्होंने सारे के सारे प्रघट्टक कादम्बरी के प्रतिवाक्य अनुवाद किए हैं, और बहुत सुंदर ललित अनुवाद उनका है, इतनी व्याख्या के साथ में। तो इनके होते हुए संस्कृत साहित्य के साथ में खिलवाड़ बहुत हो रहा है असंस्कृतज्ञों के द्वारा, और ये अनेकत्र हो रहा है। ये व्यापक फिनोमिना है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये तो अनेक क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि अधकचरे लोग घुस जाते हैं, और जो प्रामाणिक विद्वान हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है। दुनिया ऐसी ही है और ये ऐसा चलता भी रहेगा। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनकी जानकारी में ये बात आए, और जो संस्कृत के पंडित हैं उनको भी प्रयास की उनको करना चाहिए कि अन्य भाषाओं के रसिक पाठक, समीक्षक विद्वान संस्कृत की अच्छी कृतियों के सुंदर सुपाठ्य अनुवाद उनकी आवश्यकता है, वो अनुवाद उनको करना चाहिए। समकालीन साहित्य जो अन्य भाषाओं का है उसके संस्कृत में अनुवाद किए जाने चाहिए, ताकि जो विपुल लेखन संस्कृत में इस समय निरंतर हो रहा है उसमें जो आधुनिक साहित्य में कहाँ क्या हो रहा है इसको जाने बिना लिखते चले जा रहे हैं हमारे यहाँ के संस्कृतज्ञ कविजन, कवि शिरोमणि जन। उनको आधुनिक साहित्य की रीति नीति का भी कुछ पता चले तो संस्कृत में अनुवाद हो रहे हैं, काफ़ी अनुवाद हो रहे हैं। रविन्द्रनाथ के, बंकिम चंद्र के, यहाँ तक कि हिंदी के अत्याधुनिक कवियों के
ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित कवियों के अनुवाद संस्कृत में खूब हो रहे हैं। उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो पहुँचे, पढ़े जाएं, तो संस्कृत में जो लोग नया लिख रहे हैं वो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों से, रुझानों से परिचित हों, और अन्य भाषाओं के लोग संस्कृत के आधुनिक साहित्य से, समकालीन साहित्य से भी अनुवादों के माध्यम से परिचित हों। लेकिन कम से कम जो कालजयी महान रचनाएं संस्कृत की हैं, उनके तो सुलभ किए जाएं सुंदर सुपाठ्य अनुवाद। इस ओर सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। वो प्रयास हो रहे हैं। यह कुछ दुखद बात के अनंतर सुखद सूचना यह भी है कि आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र, जो अप्रतिम विद्वान हैं, संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित हैं शास्त्रों के, और बहुत रसिक रचनाकार भी हैं संस्कृत के, प्रौढ़ रचनाएं संस्कृत की वो करते आ रहे हैं। 30 वर्षों से अधिक की उनकी साहित्य यात्रा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत कविता के लिए उनको प्राप्त हुआ है। अनुवादक भी वे अच्छे हैं और वे छंदोबद्ध अनुवाद अच्छा करते रहे हैं। भागवत का छंदोबद्ध अनुवाद या अन्य संस्कृत की कालजयी रचनाओं के अनुवाद वे करते रहे हैं। उनकी नई किताब अभी अभी आई है, समृद्ध गीता। तो गीता का अनुष्टुप श्लोक में ही हिंदी में अनुवाद है। ये बड़ी बात है। गीता के तो सैकड़ों अनुवाद हैं, हिंदी में भी, भारतीय भाषाओं में भी, अंग्रेजी में भी कई अनुवाद हैं। लेकिन विनोबा ने तो यह प्रयास किया कि मराठी में समृद्ध अनुवाद उसका किया जाए। मराठी में ही अनुष्टुप छंद में उन्होंने अनुवाद कर दिया। बहुत बढ़िया अनुवाद है। विनोबा का तो कहना ही क्या है। उनके पांडित्य का, उनकी तलाव गाहिनी दृष्टि का, उनकी दार्शनिकता का, उनकी समझबूझ का। लेकिन उसी तरह का अनुवाद विंध्येश्वरी प्रसाद जी ने किया है। मूल श्लोक दिया है, उसके नीचे अनुवाद उन्होंने उसी छंद में किया और उसकी आत्मा उसमें उतर करके आ गई है, क्योंकि अब उसमें मूल पढ़ने की प्रवृत्ति होगी। ये अच्छी बात है कि अनुवाद को पढ़ के, और हिंदी और संस्कृत में दूरी ही कितनी है। छंदों की दूरी विंध्येश्वरी प्रसाद जी ने मिटा दी, जो दूरियां खड़ी कर दी गई। हिंदी में छंदों में लिखना ही दुश्वार हो गया। मुक्त छंद बहुत अच्छा है, लिखा जाए उसमें, लेकिन त्रिलोचन तो मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित बहुत बढ़िया लिखते हैं। मुक्तिबोध तक संस्कृत के छंद चले आए, शमशेर बहादुर सिंह तक संस्कृत के छंद चले आए। उनके रम गए उनके संस्कारों में। बिना बढ़िया छंद लिखे कैसे कोई मुक्त छंद लिख सकता है? ये मेरी समझ के बाहर है। मुक्त छंद के भीतर तो छंद रमा होता है। तो जो पारंपरिक छंद का संस्कार जिसमें नहीं है, वो मुक्त छंद कैसे लिख सकता है? हो सकता है सरस्वती के साम्राज्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन विंध्येश्वरी प्रसाद जी ने जो अनुवाद किया है, आप देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे युयुत्सुजो, मेरे औ पांडुपुत्रों ने क्या किया तब संजय। शब्दशः भी अनुवाद है, छंद भी बना हुआ है, भाव भी बना हुआ है, बात भी बन गई है। पूरे अनुवाद में इसमें ये बात है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युवडं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। व्यूहाकार खड़ी पांडुसेना देख सुयोधन, द्रोण के पास जा राजा बोला वचन ये तभी। गीता के सारे अभिप्रायों को इस तरह से उतार देना, भाषा कठिन नहीं है। छंद, उसी छंद को लेकर के, ये दुष्कर कार्य इसलिए है कि अनुष्टुप तो बहुत छोटा छंद है। जिन्होंने अनुवाद किए, किसी ने आला छंद में किया, बड़े छंदों में किया, उनको आज़ादी है थोड़ा सा फैला करके कहने की। लेकिन ये संयम और कसावट भाषा की उसके साथ में उतार दिया जाए और सुपाठ्य अनुवाद हो और मूल को पढ़ा जा सके उसके साथ, ये उपलब्धि विंध्येश्वरी प्रसाद जी की है। डॉक्टर लीला घोष बहुत प्रतिष्ठित विदुषी हैं। वर्षों की उनकी साधना है संस्कृत साहित्य पर, संस्कृत काव्यशास्त्र पर, संस्कृत साहित्य के अनेक विषयों पर उन्होंने कार्य किया है। अनुवाद भी उन्होंने किए हैं अन्य भाषाओं से अच्छे। स्त्री विमर्श को लेकर के भी उन्होंने खूब लिखा है। 64 कलाएं जो संस्कृत साहित्य में हैं, शिल्प कलाएं हैं, उन पर उनका बड़ा कार्य है। और जबलपुर विश्वविद्यालय की वे छात्रा रही हैं। वहाँ पर राजशेखर को लेकर के कालिदास महोत्सव की तरह राजशेखर महोत्सव
निरंतर आयोजित किया जाता रहा कई दशकों तक, अभी भी होता है। उस नाते राजशेखर पर स्वाभाविक रूप से अध्ययन उन्होंने किया है। अन्वेषी यायावर नाम से शीर्षक से उनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें राजशेखर, आचार्य राजशेखर के विविध पक्षों पर उनके लेख हैं और इसमें राजशेखर की आत्मगाथा उन्होंने प्रस्तुत की है। राजशेखर की अन्वेषण यात्रा उन्होंने प्रस्तुत की है। भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं राजशेखर, यह बताया है। काव्य के, काव्य चिंतन के अनेक अनछुए पक्ष राजशेखर की काव्य मीमांसा से जो निकलते हैं उस पर उन्होंने विचार किया है। भावक की भूमिका और समीक्षा का संकट, इस पर वे बात करती हैं। राजशेखर एक ऐसे समीक्षक हैं जो कि एक बड़े क्रिटिक हैं, आधुनिक दृष्टि से भी बहुत सारी बातें वो ऐसे कहते हैं साहित्य की भवितव्यता के बारे में, इसलिए उन पर चर्चा, उनके कवि कर्म पर भी चर्चा और उनकी सौंदर्य दृष्टि पर, उनके नाट्य में अवदान पर, ये अनेक पक्ष इस पुस्तक में राजशेखर के सामने आते हैं। नाट्य साहित्य पर एक और पुस्तक है, ये संगीता आर्य की है और यह शोध ग्रंथ है, लेकिन उपादेय है। ये भास के सभी नाटकों का नाट्यशास्त्रीय अध्ययन है, भास रूपक समूह का नाट्यशास्त्रीय अध्ययन। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, जो सागर विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, सुयोग्य वहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर इंद्र मोहन सिंह ने भास के रूपों का नाट्यशास्त्रीय अध्ययन किया। पुनरावृत्ति होती रहती है। कदाचित डॉक्टर इंद्र मोहन सिंह जो पटियाला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, दुर्भाग्य से हाल ही में उनका निधन हुआ। सुयोग्य विद्वान थे, उनके कार्य की जानकारी संगीता आर्य को नहीं थी, लेकिन उन्होंने परिश्रम से यह कार्य किया। कुशालकर का जो भास स्टडी है उसका उन्होंने अवलोकन किया है और सारे भास के रूपों का नाट्यशास्त्र की दृष्टि से अच्छा अध्ययन उन्होंने किया है। भास और नाट्यशास्त्र का जो संबंध है वो एक अपने आप में जटिल समस्या है, उस पर मैंने भी विचार किया है। और भास कौन सा नाट्यशास्त्र फॉलो करते हैं, किस नाट्यशास्त्र का वे अनुवर्तन करते हैं, इसको लेकर के मैंने कुछ बातें कही हैं कि उनके सामने सुबंधु का नाट्यशास्त्र और उसके नाट्यशास्त्र की परंपरा रही है। उस और यद्यपि संगीता आर्य का ध्यान नहीं गया है, पर दशरूपक जो पुस्तक है उसमें जो संधि संध्यंग और अवस्था अर्थ प्रकृति, ये पूरा जो संरचना विधान नाटक का है, उसके मानक से उन्होंने भास के नाटकों का अध्ययन किया है। संस्कृत जगत में निरंतर सक्रियता बनी हुई है, यह एक अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।